खान सर, मैं आपसे पूछता हूं कि उस वीडियो को क्या आपने गौर से देखा? क्या आपने देखा कि वहां पर वे यह भी बोल रहा है कि वे 6-7 दिन से प्रिंस यादव वो सो नहीं पा रहे थे, सिर्फ यह बात सोच के कि मेरे भैया जेल में हैं और मैं बाहर हूं और मैं उनको निकाल नहीं पा रहा हूं। वही नहीं, क्या आपने वो वीडियो देखी जहां उनकी मां बेहोश हो रही है, बार बार बेहोश हो रही है? क्या वो वीडियो आपने देखी और आप कह रहे हैं कि किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, किसी दुश्मन के भी परिवार के साथ ना हो? अगर यह आप सच में सोचते हैं तो आज यह नौबत ही नहीं आती। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कोई तीसरी आदमी इसमें है, कोई तीसरी एंगल है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जानता हूं कि वो तीसरा आदमी और तीसरा एंगल क्या है। मुझे कुछ चीज़ें का जवाब दीजिए। सबसे पहले, इस पूरी कहानी में आपके लोग जाके ज्ञान बिंदु कोचिंग की दीवार पर जाकर आपके पोस्टर चिपकाते हैं, वहाँ से यह सारी झड़प शुरू होती है। इसके बाद से जब 2 जून को रात के 10-10:30 बजे आपके कोचिंग पे अटैक होता है, तोड़फोड़ होती है, तो मीडिया के सामने आके वे किसने बोला कि मेरी आंखों के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है तो हम देखे हैं। यहाँ पे आपने वीडियो में बोला है कि किसी ने तूल पकड़ा दिया, यह छोटा सा मैटर था। हाँ, गार्ड्स घायल हुई, यह तो सॉल्व हो जाता। तो तूल किसने पकड़ाया? मैं आपको बता सकता हूं कि यह 8 से 10 राउंड की फायरिंग मेरे सामने हुई है। यह किसने कहा कि ज्ञान बिंदु के जो संचालक है रोशन आनंद सर, उनका इसमें हाथ है? यह किसने कहा? किसी तीसरे आदमी ने नहीं कहा। दूसरी चीज, एफआईआर किसने की? किसी तीसरे आदमी ने नहीं की। एफआईआर आपकी तरफ से हुई ना। उस एफआईआर में आपने रोशन आनंद सर का नाम डाला। चलिए ठीक है, आपको उन पे शक था, आपको उनसे प्रॉब्लम थी, आपने प्रिंस यादव का नाम क्यों डाला? अगर प्रिंस यादव का आप नाम नहीं डालते तो उनको फरार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वहाँ से भागकर नेपाल तक नहीं जाते, आवश्यक नहीं पड़ती। वे कम से कम लड़ तो पाते अपने भाई के लिए। दूसरी चीज़, आप कहते हैं तीसरा एंगल है किसी और का, लेकिन तीसरा एंगल वो कोई और नहीं, आप खुद हैं दुश्मन। और ये भी कहते हैं ना कि दुश्मन के भी साथ ना हो ऐसा। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई रोशन आनंद सर की, सबसे ज़्यादा खुश कौन था? आपकी ऑडियो वायरल है कि आप बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं बिहार की पुलिस के बारे में और आप ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ फिल्म में होता है। इसे सुनिए। और रात के 3-4 बजे तक गिरफ्तारी करके रेडी समाज की पुलिस है। अरे बाप रे बाप, मान गया हूँ, मान गया भैया। मतलब तुरंत पुलिस एक्शन तो लिया ना एकदम स्टार्टिंग में। मतलब हम बता रहे ना, एक्शन वैसे नहीं, वैसे जो फिल्म में देखते हैं ना जैसे एक्शन लेता है वैसे एक्शन लिया है पुलिस। तो इससे यानी कि बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। हम कभी हम देख के दंग रही, ये हमारे देश की पुलिस है। मतलब आपको हम दिखाएंगे सीसीटीवी, मतलब छावनी बना दिया गया इसको, छावनी। तो तुरंत एक्शन लिया ना पुलिस, इसको बोलते हैं ना एक्टिंग। पूरा पुलिस, मतलब जिस तरह से जितना त्वरित एक्शन लिया है, 10 out of 10। क्या बात है, तब आप कम से कम आप सेटिस्फाई हैं कम से कम। अरे हमने इसको पब्लिकली बोला है भाई, हम अपने जीवन में कभी हम ऐसा थोड़े कि हमारे पे पहली बार एफआईआर करने जा रहे हैं। 5-5, 10-10 को है। पहली बार थोड़े हमारे पे बम चला, 5 साल पहले वो चला था, तो उस समय तो आचार संहिता लगा हुआ था। अच्छा, तो उस समय उतना एक्शन तेजी में नहीं हो पाया होगा।
नहीं, लेकिन हम लोग को देखिए एक बात लगा था कि नीतीश जी को अनुभव है 20 सालों का, सम्राट जी को अनुभव नहीं, लेकिन बाप रे बाप मान गए। इसको बोलते हैं सम्राट चौधरी जी की पुलिस। अभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे सम्राट चौधरी जी को ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बोलेंगे ये बात। ना एकदम ये बात जरूर बोलिए, मिलिए जरूर बोलिए इस बात को, धन्यवाद हम दीजिए। बोलेंगे। अच्छा, एक्चुअली सम्राट भैया इतना तेजी, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज इस मामले में नहीं करता। हम भी एक दो घटना के बारे में चर्चा किए, इमीडिएट फोन करते हैं तुरंत आईजी को, डीजी को, मतलब ये नहीं सोचते कि हाँ ठीक है देख लेंगे बोल देंगे। ये तो खैर ऊपर से फोन आया है तो इतना पुलिस दौड़ी है, हम देख रहे हैं। पता है मेरे यहाँ रात को 12:30 बजे एसएसपी साहब आए थे। अच्छा, रात को आ गए थे? 12:30 बजे रात को एसएसपी साहब, 1 बजे रात को सिटी एसपी, महिला है, एलटीपीओ, डीएसपी, 4 थाना का एसएचओ, 4 थाना की गाड़ी, रातों रात इधर हमारा FIR लिखा रहा है और उधर छापेमारी चल रही है, फोटो भेज रहा है। देखिए तो ये आदमी है, इधर सीसीटीवी में देखा जा रहा है, ये आदमी है और उधर उधरा रहा है। हम देख लीजिए, मतलब आप सीआईडी देखे ना, सीआईडी। हाँ एकदम वैसे ही चल रहा था। तो गिरफ्तारी हुई है ना अभी कुछ? हाँ 3-4 ठोका शायद घर कर लिया लोग गिरफ्तारी। अब चूंकि हम लोग रात भर जगे हैं, अभी तो दिमागी काम नहीं कर रहा है। अब मेन है कि गार्ड को मारते मर जाता, थोड़ा सा और मारते तो मर जाता, सारे फाड़ दिया। अच्छा, आप इसमें बोल रहे हैं इतनी त्वरित कार्रवाई, इतनी फास्ट कार्रवाई तो कभी होती ही नहीं है। आपने पूरे बिहार सरकार की और प्रशंसा की, बधाई की, और सबसे ज़्यादा खुश कौन था? रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी से। वे भी छोड़िए, जब बच्चों ने प्रदर्शन करना शुरू किया कि रोशन आनंद सर को निकाला जाए, उनको जमानत मिलनी चाहिए, तो क्या आप गए वो अपना केस वापस लेने के लिए? आप गए सुलह करने के लिए? आप वहाँ भी नहीं गए। तो मुझे एक बात बताइए, तीसरा आदमी आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन है? क्या आप टीचर नहीं हैं? क्या आपको इतना नॉलेज नहीं है? क्या आप एथिक्स नहीं पढ़ाते हैं? सिर्फ आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं। आप नहीं जानते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यह तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सारे कांड तो आपने किए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एथिक्स पढ़ाते होंगे ना आप? तो यूपीएससी को पढ़ाते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट है एथिक्स। क्या आप नहीं मानते हैं कि ये मौत आपके चलते हुई है? इसमें आपका भी दोष है। क्या और भी कोई इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो नहीं मानेगा इतनी सारी चीज़ें के बाद कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं? मैंने आपकी वो पूरी वीडियो देखी है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था आपका, लेकिन कहीं से भी यह नहीं दिखा है कि आप दोषी हैं, कि आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आज जब पेपर लीक होता है तो आप कहते हैं ना कि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सरकार ले रहा है, ना और कोई। एजुकेशन मिनिस्टर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि आपको भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या एजुकेशन मिनिस्टर खुद से जाके वो काम कर रहे होंगे? इसका कोई साक्ष्य है किसके पास? और ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं ना कि वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि भैया वो उनके अंतर्गत आता है, कहीं ना कहीं जड़ वो है, तो आप मानते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने मामले में ये नहीं मानेंगे कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, कि अगर आपने ये सुलह कर ली होती तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने केस का
किया होता, वापस ले लिया होता, उनकी गिरफ्तारी ना होती तो ये सब कुछ नहीं होता। आप नहीं मानेंगे कि इसकी जड़ में आप हैं। आप नहीं मानेंगे कि अगर आपका अहम बीच में नहीं आता, आपकी नफरत बीच में नहीं आती, तो आज रोशन आनंद सर को अपना भाई नहीं गंवाना पड़ता। और वे भाई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे शायद उनको मिर्गी थी, उनको कोई बीमारी भी थी, भैया वो 6-7 दिन से सो नहीं पाया है और उनके घर वाले का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि उसे इसमें मौका का फ़ायदा उठा के मार दिया गया हो। जो आदमी 6-7 दिन से सो नहीं सकते, स्ट्रेस में हो, उनका भाई जेल में हो, रोशन आनंद सर को भी किडनी की बीमारी है, वो भी किडनी के मरीज हैं, और आज हो सकता है कि आप शासन प्रशासन व्यवस्था सबको नियंत्रित कर लें, पैसे के बल पे खरीद लें, जो रोशन सर ने आपके ऊपर आरोप भी लगाया है। लेकिन एक माँ की आग को कैसे नियंत्रित करेंगे? आप उस माँ की आल लगेगी और आपके ऊपर लगेगी और ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। खान सर, आप मुस्लिम हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसानियत और कर्मा आपके ऊपर लागू नहीं होता। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, मैं आपकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, मैं रोया हूँ रात में, क्योंकि एक भाई को गंवाने का क्या दुख होता है, ये कैसे समझेंगे आप? और आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ और कुछ भी करने जो वो लोग बोलेंगे, मैं सहायता आपसे कौन सी सहायता चाहिए होगी? रोशन आनंद सर को ऐसी कौन सी सहायता है जो आप करेंगे तो जाके पूरी होगी? उनकी क्या भाई वापस लौटा देंगे? मैंने पहले ही कहा था सुलह कर लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि कोई ना कोई अप्रिय घटना घट सकती है और आज आप इसके दोषी हैं। और अगर आपको नहीं लगता तो आकर कमेंट्स पढ़ लीजिए और दोषी कौन है ये भी समझ लीजिए। आप टीचर नहीं हैं, आप एक माफिया हैं, आप एक घमंडी हैं और गरीब की पैसे लूट के खाने वाले टीचर भी हैं। फैजल इनका नाम है, यूपीएससी के आह्वान बैच में एडमिशन ले लिया, 40,000 रुपया इसने जमा किया और 35,000 इसको और देना था। लेकिन अचानक इसकी मम्मी का तबीयत बिगड़ गया और ये बच्चा अपनी माँ का गहना बेचकर, सोना का गहना इनकी माँ ने बेचकर तब एडमिशन के लिए दिया था। इस बच्चा ने एडमिशन ही लिया था, 4 दिन क्लास किया था, बोला कि अब मैं पढ़ने नहीं आ पाऊंगा। वहां डायरेक्टर ने कहा कि भाई हम यहाँ से फ्री फंड नहीं कर सकते, खान सर को मेल करो। खान सर को मेल करके बेचारा थक गया। उसके बाद मुझे मैसेज किया कि सर आपके मित्र है, मुझे पैसा वापस दिला दो। मैंने भेजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखो क्या लिखा है, मैं मोहम्मद फैजल, ये एक स्टूडेंट है। इन्होंने यूपीएससी आह्वान में 16/4/2026 को दाखिला लिया था। मेरी रजिस्टर ईमेल आईडी इतना है और मोबाइल नंबर इतना है जो मैंने ढक दिया लास्ट के 3 डिजिट। मैंने इस कोर्स के लिए 40,000 रुपए का भुगतान किया था। केस क्या है कि मेरी मम्मी का तबीयत अचानक खराब हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी मम्मी का इलाज करवा सकूं। मुझे फी भरने के लिए मेरी मम्मी ने अपना सोना के जेवर बेचकर फी दिया था। सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे मामले की समीक्षा करें और मेरी फीस जो है इस अकाउंट में रिफंड करने की कृपा करें। मैंने भुगतान की रसीद भी इस ईमेल के साथ संलग्न कर दी है जो उस स्टूडेंट ने मुझे यहाँ भेजा, 40,000 का। आप ना तो कपिल शर्मा के शो में कभी बोले, ना शुभांकर मिश्रा के शो में बोले, ना अमिताभ बच्चन जी के शो में बोले कि हम 40,000 वाला फी भी लेते हैं ऑनलाइन और 75,000 ऑफलाइन का भी लेते हैं। और दूसरों का चर्चा किए थे आप। टाटा की एक